देश में कोरोना संकट जारी। 24 घंटे में 3,23,044 नए केस, 2,771 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 225 कैदी कोरोना संक्रमित। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की भी बिगड़ी तबीयत। छत्तीसगढ़ के टैंकरों के साथ दिल्ली कैंट पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। देश के स्टील प्लांटों से हो रही सप्लाई। लखनऊ बहराइच हाईवे पर हादसा मामला। सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। घायल को समुचित उपचार कराने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। भारत में कोरोना वायरस की नई लहर ने तबाही मचा दी है और हर दिन कोरोना के मामले 3 लाख के पार जा रहे हैं, जिसके कारण एक्टिव केसों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस महासंकट के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। दरअसल मंगलवार को देश में कोरोना के मामलों में कुछ हद तक कमी आई है। आपको बता दें कि जहां बीते 24 घंटे में देश में 3,23,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों में के मुकाबले थोड़ा कम आंकड़ा है, जबकि 2,771 मरीज लोगों की मौत हुई है। और कोरोना के नए केसों की संख्या में भले ही कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन कोरोना के कारण हो रही मौतों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ रही है। 24 घंटे में करीब 2,800 मौतें हुई हैं और बीते दिन भी आंकड़ा इसी के पास था। ऐसे में हर दिन लगातार 2,500 से अधिक मौतें चिंता का विषय है। दिल्ली लखनऊ से जिस तरीके से तस्वीरें शमशान के सामने से आ रही हैं, वो किसी का भी दिल दहला सकती हैं। यही हाल देश के अन्य राज्यों का है, जहां पर कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और अस्पतालों की व्यवस्थाओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना के नए आंकड़ों में कमी का एक मुख्य कारण महाराष्ट्र और दिल्ली में कम आए केस हैं। दोनों ही जगह बीते दिन औसत की तुलना में कम केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बीते दिन 48,000 के करीब केस सामने आए हैं, जबकि काफी दिनों में के बाद यह आंकड़ा 50,000 से कम पहुंचा है। वहीं दिल्ली में भी 20,000 के करीब केस दर्ज किए गए हैं और यहां भी हाल के दिन में औसतन 25,000 केस सामने आ रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दिल्ली से संवाददाता है राजीव, और क्या अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, भयावह स्थिति होती जा रही है देश भर के, दिल्ली के क्या हालात हैं? देखिए जिस तरीके से लगातार जो स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, क्योंकि पिछले पूरे देश के अंदर लगभग पिछले 24 घंटे के अंदर 3 लाख से ज्यादा के आंकड़े और कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या भी ज्यादा बढ़ी हुई है। मगर बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली की भी कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा के आंकड़े दिल्ली के अंदर भी आ चुके हैं। मगर संख्या की बात करें तो मरने वालों की संख्या भी 3,380 हो चुकी है। मगर कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश जरूर कर रही है राज्य सरकारें और यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी सहयोग देती हुई नजर आ रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं तालमेल का आवाज जरूर देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से बेडों की संख्या दिल्ली के अंदर कम है और वैक्सीन की कमी भी बढ़ती नजर आ रही है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी भी बढ़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को भी, और कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की कोशिश करनी चाहिए। मगर देखना होगा क्या ऑक्सीजन की कमी और बेडों की कमी से कितनी जल्दी निजात पाती है दिल्ली सरकार। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके से वहां दिल्ली के जो तस्वीरें सामने आ रही थी, तमाम सारे हॉस्पिटलों की तस्वीरें सामने आ रही थी, हॉस्पिटलों ने हाथ खड़े कर दिए थे, ऑक्सीजन की किल्लत चल रही थी। अब ये बात कही जा रही थी जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच रही थी और कई टैंकर पहुंचे भी हैं दिल्ली में, तो अब ऑक्सीजन को लेकर के अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? क्या समुचित व्यवस्था हो पा रही है? अब लोगों को ऑक्सीजन मिल पा रही है? देखिए जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन जरूर मुहैया कराई गई है और आज कुछ टैंकर जरूर दिल्ली के अंदर पहुंचे और दिल्ली के कुछ अस्पतालों के अंदर टैंकर जो है वो दिए भी जाएंगे। ऑक्सीजन की जो कमी थी जिन अस्पतालों में उनको दिए जाएंगे। मगर देखना होगा कि ये दिक्कत बार बार ना आए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो रही है और बार बार राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को संभालने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ध्यान रखना होगा कि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना पड़े और बेडों की कमी ना पड़े। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने राजा सरसरी ब्याज के अंदर भी कहीं ना कहीं 500 बेडों की जो सुविधाएं बढ़ाई गई है, मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर वेंटिलेटर बेड नहीं है, नॉर्मल
उसके अंदर थोड़ा बहुत कमी जरूर आई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो देखने को मिल रहा था 27,000 28,000 पर डे 24 घंटे के अंदर आ रहे थे आंकड़े, आप वो कहीं ना कहीं घट कर 20,000 कुछ रह गए और कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी जरूर सामान्य हुई है, मगर अभी भी अस्पतालों के अंदर स्थिति बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है और कहीं ना कहीं बेडों की कमी है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राज्य और केंद्र सरकार लगातार मिल करके काम कर रही हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से ये मांग की गई थी कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उन्हें उपलब्ध कराई जाए और कुछ टैंकर हालांकि इस दौरान दिल्ली पहुंचे भी हैं ऑक्सीजन के, जिसके बाद दिल्ली के कुछ अस्पतालों में जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन बच रही थी और परेशान हो रहे थे मरीज, लगातार उनको शिफ्ट किया जा रहा था। उसके बाद अब दिल्ली के अस्पतालों को थोड़ी राहत भरी सांस जरूर मिली है। राजीव, जिस तरीके से आज कोरोना के मामले को लेकर के तमाम सारे मुद्दों को लेकर के आज ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और केंद्र सरकार की तरफ से पूरा खाका मांगा गया है, ब्लूप्रिंट मांगा गया है कि आखिर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के या तमाम सारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या प्लान है, इस पर क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की तरफ से कई केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को पहले भी फटकार लग चुकी है और कल भी दोबारा से फटकार लगी और कहीं ना कहीं यही कहा गया कि राज्य सरकारों के पास अगर किसी चीज की कमी है तो उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है और केंद्र सरकार ही उसके कमी को दूर करेगी, क्योंकि केंद्र के अंदर केंद्र सरकार बैठी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं उसको परिस्थिति को संभालना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली के अस्पतालों के अंदर जो हालात दिख रहे हो, चाहे वो ऑक्सीजन की वजह से हो या फिर बेड की कमी की वजह से हो, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है और राज्य सरकारें भी जिम्मेवार है, क्योंकि समय रहते हुए अगर राज्य सरकारें इस तरीके के कदम नहीं उठा पाती है, अस्पतालों में बेड की कमी को पूरा नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी और केंद्र सरकार ने भी कहीं ना कहीं अपना ध्यान सिर्फ चुनावों की तरफ लगा रखा था, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की दिक्कतें ना आए इसके लिए भी रिपोर्ट मांगी गई है। मगर देखना तो जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली के भी जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि 24 घंटे में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं वहां पर कि क्या सुविधाएं हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानकारी ले रहे हैं अस्पतालों में पहुँच करके कि किस तरीके से लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। लोग जिस तरीके से आ रहे हैं कोरोना को लेकर के परेशान हैं और जायजा लेने पहुंचे। चलिए राजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपडेट देने के लिए, लगातार आप अपडेट लेते रहिए, आपसे फिर तो देश में इस वक्त कोरोना वायरस का संकट आया हुआ है और इस महासंकट के बीच दिल्ली पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली इस वक्त हर दिन आने वाले हजारों केस से जूझ रही है, तो वहीं राजधानी में बढ़ते मौतों की संख्या हर किसी की चिंता बढ़ा रही है। दिल्ली में 24 घंटे में 20,201 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 380 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। इनमें 92,358 एक्टिव केस हैं और बीते दिन दिल्ली में भले ही कोरोना के मामले कुछ कम आए हैं, लेकिन उसके पीछे रविवार को हुई कम टेस्टिंग का असर भी देखा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद मौतों की संख्या और पॉजिटिविटी रेट चिंता बढ़ाने वाला है। और वहीं बीते दिन दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 35% से अधिक रहा। औसतन दिल्ली में 75,000 से अधिक टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन बीते दिन सिर्फ 57,000 टेस्ट ही किए गए। दिल्ली में अभी भी ऑक्सीजन और बेड्स का संकट छाया हुआ है। सोमवार को देर रात को दिल्ली में ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची, जिसमें ऑक्सीजन के 4 कंटेनर्स थे। अब इन्हें दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया जाएगा। दिल्ली के कई अस्पताल अभी भी अंतिम वक्त पर ऑक्सीजन पा रहे हैं। तो कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच करीब 24 राज्यों में अपने यहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 मई से वैक्सीनेशन से अगले चरण का ऐलान किया था और इस चरण में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अभी तक सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 14.19 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं और वहीं ये सभी डोज 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को दी गई हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर भी शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच अब 1 मई से 18 साल से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज देने का फैसला किया गया है। यह फैसला उस वक्त लिया गया जब भारत में कोरोना नए केस और मौत के मामले में हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से
सोमवार को बताया गया कि भारत में 3.52 लाख नए केस सामने आए हैं और 2,812 लोगों की मौत भी हो गई है। लगातार 5वें दिन 3 लाख से अधिक केस और 2,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस और जश्न पर रोक लगाई है चुनाव आयोग ने। तो बड़ा फैसला लेते हुए जिस तरीके से कल मद्रास हाईकोर्ट ने जिस तरीके से ये फटकार लगाई थी सरकार को वहां, और 2 मई को जिस तरीके से अब नतीजे आएंगे उस पर जुलूस नहीं होगा, उसके बाद अब ये चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा कदम उठाया गया है। बंगाल में 1 चरण की अभी वोटिंग बाकी है और ये कह दिया गया है अब कि 2 मई को जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उस पर जुलूस करने पर सख्ती बरती जाएगी और रोक लगा दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि किस तरीके से। जाहिर है कि अगर 2 चुनाव को जिस तरीके से कोई भी पार्टी जो सत्ता काबिज करती, जो जीत दर्ज करती, उसके कार्यकर्ताओं में हुजूम उमड़ता, जिस तरीके से हर्षोल्लास वो लोग मनाते, लगातार जिस तरीके से भीड़ उमड़ती, उसको लेकर के ये सख्त फैसला लिया गया है और जुलूस जश्न पर रोक लगा दी गई है। तो चुनाव रैलियों के दौरान भीड़ और कोरोना संक्रमण को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा था कि क्यों ना चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। इसे लेकर अब शिवसेना नेता संजय राउत की प्रक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, ये तो हम पहले से बोल रहे हैं ना, लेकिन हमारे देश के बड़े मंत्री, उनका ये कहना है चुनाव का और कोरोना का कोई संबंध ही नहीं है। आपने सुना होगा, उनका ये भी कहना है कि जिस राज्य में चुनाव नहीं है वहाँ भी कोरोना हो गया, ये उनकी सफाई है। लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ये बड़े राज्यों में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से लोग वहाँ इकट्ठे किए प्रचार के लिए। ये गलत नहीं है, चुनाव में इस प्रकार की रणनीति होती है, लेकिन इस बार का माहौल देश के लिए ठीक नहीं है। अगर कुछ लोग हरिद्वार में कुंभ को ऑब्जेक्शन लेते हैं कि बहुत जमावड़ा होता है, उससे कोरोना फैलता है, तो पश्चिम बंगाल हो या और स्टेट में चुनाव की। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में जोधपुर से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सूर्य नगरी पहुंचकर कई अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ऑक्सीजन समेत दूसरे संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। मेरा हर संभव प्रयास है कि चिकित्सा सुविधाओं में कोई कमी न आए। सभी जरूरतों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। क्योंकि मैं जब पिछली बार 22 तारीख को आया था, 19 तारीख को, तो मैंने जो जिला कलेक्टर के साथ में बैठ करके हमने एक संयुक्त मीटिंग की थी। उसमें ये तय किया था कि एम्स को भी अपने बेड्स कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए
एम्स से हमने अपेक्षा की थी कि वो 160 से 250 बेड्स तक लेकर के जाए, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा एम्स प्रशासन का कि उन्होंने 250 की बजाय 290 बेड्स आज किए हैं। आपदा बड़ी है, हम सबको संभल करके रहना होगा, हम सबको जो है सोशल डिस्टेंसिंग और इसके सारे प्रोटोकॉल्स का, हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रशासन अपनी क्षमता के अनुरूप काम कर रहा है। हम सब लोगों को मिलकर के इस और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती हुई नजर आ रही है। एम्बुलेंस की कमी के कारण लापरवाही दिखती नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और एम्बुलेंस की कमी सामने आ रही है। बीड में एक एम्बुलेंस से 22 शवों को कब्रिस्तान पहुंचाया गया। बेहद लापरवाही भरा मामला सामने आया है। शवों को ले जाने के लिए अब एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बेज जिले का ये मामला आया है। बीड जिले की खबर है ये, जहां का ये मामला है। और बीड में एक एम्बुलेंस से 22 शवों को कब्रिस्तान पहुंचाने का काम किया गया, यानी मृतकों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी दी जा रही है कि वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं स्थिति को सुधारने के लिए, लेकिन लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और उसी बीच ये बीड जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब शवों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। एक एम्बुलेंस में 22 शवों को ले जाया गया कब्रिस्तान। ये मामला सामने आया है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीरता भरा मामला है और कई सवाल खड़े करते हैं सिस्टम पर। यह मामला जिस तरीके से 22 शवों को एक एम्बुलेंस में ले जाने का काम किया गया। तो कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर बिहार में छोटे स्तर के लॉकडाउन की संभावना को देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस पर विचार करने के लिए मंगलवार को उच्च स्तरीय एक बैठक होगी और इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को शाम राजधानी पटना के कई भीड़भाड़ वाले इलाकों का खुद जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री के स्तर पर हुई इस कवायद को भी लॉकडाउन के संदर्भ में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार बिहार में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का सोमवार देर रात निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण वे रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती थी। यहीं रात 12:40 पर उन्हें अंतिम सांस ली। करुणा शुक्ला को निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, मेरी करुणा चाची यानी करुणा शुक्ला जी नहीं रही, निष्ठुर कोरोना ने उन्हें भी ले लिया। राजनीति से इतर उनसे बहुत आत्मीय पारिवारिक रिश्ते हैं और उनका सतत आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सबको उनका विछोह सहने की शक्ति दे। कांग्रेस चिकित्सा सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि करुणा शुक्ला का अंतिम संस्कार मंगलवार को बलौदा बाजार में किया जाएगा। करुणा शुक्ला वर्तमान में समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष भी थी। इससे पहले वह लोकसभा सांसद भी थी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित तमाम बड़े पदों पर रही हैं। तो ऐसी ने मांग की है कि केंद्र सरकार को देश के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री में देना चाहिए। दवाइयों पर लगने वाले जीएसटी को अगले 6 महीने तक खत्म कर देना चाहिए। इसके साथ ही पीएम केयर्स फंड में भी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। ओवैसी ने सवाल उठाया कि कोरोना महामारी का भीषण दौर होने के बावजूद चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। इतना खतरनाक दौर होने के बावजूद उसने चुनावी रैलियों पर बैन क्यों नहीं लगाया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू हो जाने पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि देश में कोरोना महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ओवैसी ने कहा, आपने पिछले साल लोगों को कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ, उससे क्या हुआ? क्या देश में कोरोना भाग गया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़वाई? क्या केंद्र सरकार उस वक्त से सो रही थी? देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई? अगर हम आत्मनिर्भर भारत हैं तो क्यों सऊदी अरब, रूस और दूसरे देशों में मदद ले रहे हैं? ओवैसी ने कहा, मृतकों को दफनाया जा रहा है, शव जलाए जा रहे हैं और मोदी सरकार को खून की खुशबू आ रही है। मोदी सरकार अदृश्य हो गई है। ओवैसी ने कहा कि अगर हमारे पास एमपी फंड होता तो लोगों को ऑक्सीजन या दवाई दे सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है।
तो देश में इस वक्त कोरोना वायरस का संकट का तूफान आया हुआ है और इस महासंकट के बीच दिल्ली पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली के आस्था अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई है। अस्पताल का कहना है कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। यहां करीब 40 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। मंगलवार सुबह दिल्ली शांति मुकुंद अस्पताल में बेड्स पूरी तरह भर चुके हैं। अस्पताल ने बाहर ही बोर्ड लगा दिया है कि कई बेड उपलब्ध नहीं है, यानी कोई भी बेड उपलब्ध नहीं है और दिल्ली में अभी भी ऑक्सीजन और बेड्स का संकट बना हुआ है। सोमवार की देर रात दिल्ली में ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची, जिसमें से ऑक्सीजन के 4 कंटेनर्स थे। अब इन्हें दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया गया और दिल्ली के कई अस्पतालों अभी भी अंतिम वक्त पर ऑक्सीजन पा रहे हैं। वहीं अगर अस्पतालों में बेड्स की संख्या की बात करें तो हालात खराब हैं। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ 15 आईसीयू बेड्स खाली हैं, जबकि ऑक्सीजन बेड्स की संख्या सिर्फ 1736 है। बीते दिन दिल्ली में सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत हुई है, जिसमें 500 ऑक्सीजन बेड्स की सुविधा कराई गई है। तो खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू है और इस दौरान दुकानें बंद हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मी वाहनों की जांच कर रहे हैं। भोपाल में 3 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बता दें कि एमपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है और राज्य में कोरोना इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू किया गया है। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसे लेकर राज्यों की सरकारें सख्त हैं। वहीं आज हनुमान जयंती पर इस मौके पर श्रद्धालुओं ने वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए हैं। जिन लोगों के पास RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट है, उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। देख के लग ही नहीं रहा कि हनुमान जयंती, क्योंकि सड़क से आगे चौराहे तक जाम रहता था, बंद रहता था। लेकिन जब से सरकार RT-PCR का नियम लगा दी, मंदिर प्रशासन भी सख्त इस मामले में, तो जिनके RT-PCR चेक करके 72 घंटे का और जिनका नेगेटिव, उनको ही एंट्री दे रही है दर्शन कराने। तो दर्शनार्थी भी समझते इसलिए आ भी नहीं रहे हैं। जिनके पास रिपोर्ट है वही अंदर दर्शन कर पा रहे हैं। मैक्सिमम लोग बाहर से दर्शन करते मैक्सिमम लोग बाहर से दर्शन करके दरवाजे से ही दर्शन करके चले जा रहे हैं। वरना आज के दिन तो पूरा शहर भरा रहता था केवल हनुमान जी के दर्शन के लिए। आज ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है। हम लोग तो बहुत देर से देख रहे हैं यहाँ पे मंदिर RT-PCR चेक करके मोबाइल पे या प्रिंट आउट देख के तब अंदर एंट्री करने का दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिजीत मौर्य है। और जी, किस तरह का माहौल रहता था हर साल हनुमान जयंती के दिन और आज कैसा माहौल? हर साल देखिए यहाँ पे हजारों की भीड़ें रहती थी। भक्त अपने भक्ति में लीन रहते थे। लोग आते थे यात्रा में, दर्शन करते थे, पूजन करते थे। अब क्या है कि एक सन्नाटा सा है लगता है, लेकिन समय माहौल को देखते हुए इस तरह से रहना भी ज़रूरी है। लोगों को भीड़ ना जुटाया जाए। हम अकेले खुद आए हैं यहाँ पे, केवल अपनी यात्रा की प्रथा है तो अपने घर से निभाई जाती थी, तो खुद अकेले हम आए हैं। लोगों को न जुटाया जाए और लोगों से यही है कि वो लोग भी भीड़ ना कहीं लगाएं और मास्क का और नियमों का पालन करें। हनुमान जी का बाहर से दर्शन करके लोग जा रहे हैं। तो कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को एम्स में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक तिहाड़ जेल प्रशासन ने सोमवार को सेशन कोर्ट को यह जानकारी दी है। वर्ष 2015 में इंडोनेशिया के बाली से प्रत्यार्पण के बाद से छोटा राजन तिहाड़ जेल में बंद था। मुंबई में उसके खिलाफ जो भी मामले चल रहे थे, उन्हें CBI को स्थानांतरित कर दिया गया था। इन मामलों की सुनवाई विशेष कोर्ट कर रहा है और सोमवार को तिहाड़ जेल के असिस्टेंट जेलर ने टेलीफोन के माध्यम से सेशन कोर्ट को बताया कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छोटा राजन को पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसे एम्स में भर्ती कराया गया है। राजन पर अपहरण और हत्या से जुड़े लगभग 70 से अधिक मामले चल रहे हैं। पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में उसे दोषी ठहराने के साथ ही आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। तो पंजाब के बठिंडा में विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ASI दर्शन लाल 10,000 रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा गया। टीम का नेतृत्व कर रहे विजिलेंस टीम के उप कप्तान कुलदीप सिंह ने बताया कि मंजीत सिंह गुरु हरिसहाय की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी दर्शन लाल को 2 सरकारी गवाह की हाजिरी में रंगों हाथों धर दबोचा गया है और उससे रिश्वत के 10,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ASI ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 10,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁੱਲ 30,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 20,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਫੜ ਲਏ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ। और पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम अमरिंदर सिंह ने बैठक बुलाई है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बैठक बुलाई है और सभी कांग्रेस विधायकों की ये बैठक होगी। बैठक बुलाई गई है, आज दोपहर 12 बजे से बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री ने यह बैठक बुलाई है जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक शामिल होंगे और इस बैठक को 12 बजे से शुरुआत की जाएगी। कई मुद्दों पर चर्चा होगी और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बरप रहा है, उसके बाद कोरोना काल को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है विधायकों से। तो ये बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री की तरफ से जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ये बैठक बुलाई है और इस बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। 12 बजे ये बैठक बुलाई गई है जिसमें कांग्रेस विधायकों के शामिल होने की बात कही गई है और कांग्रेस के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। 12 बजे से यह बैठक की शुरुआत होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जगतार सिंह गुल्लर जुड़ चुके हैं, सहयोगी हैं। जगतार सिंह जी, और जिस तरीके से ये बैठक बुलाई गई है जिसमें कांग्रेस के विधायकों को बुलाया गया है, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? और बिल्कुल देखिए, क्योंकि 2 दिन कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री समेत 80 विधायक हैं और सभी को 20-20 ग्रुपों में बांट दिया गया और आज 12वें 20 विधायक आएंगे, फिर 3वें 20 विधायकों के साथ मीटिंग और फिर कल इसी तरह पहले 20 और उसके बाद फिर मीटिंग होगी बाकी जो एमएलए बचे। तो ये कांग्रेस पार्टी मौजूदा जो सियासी घटनाक्रम घटी हैं और जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर जो एमएलए की जो शिकायत है, प्रॉब्लम, उस पर चर्चा होगी। और खास करके जो कोटकपुरा गोलीकांड की जो एसआईटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट में खारिज की गई है उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पे ये काफी कह सकते हैं कि मीटिंग, बड़ी मीटिंग मानी जा रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तमाम कांग्रेस पार्टी के जो विधायक उनके साथ चर्चा करेंगे और उनकी जो फीडबैक लेंगे। और खास करके अब क्योंकि 2022 का चुनाव बिल्कुल पास है, नजदीक है, ऐसे में अगली राजनीति क्या हो सकती है और गांव लेवल पे क्या बात होनी चाहिए और जो बैबल कला गोली कांड है जहाँ गुरु साहब जी की जो बेद भी उनके जो दोषी अभी तक पकड़े गए, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। जी जगतार सिंह जी, जिस तरीके से ये बैठक बुलाई गई है और आपने बताया कि 20-20 लोगों को बुलाया गया है, ग्रुपिंग में ये डिवाइड किया गया है, तो क्या लगता है कि आगे की रणनीति पर ही चर्चा की जाएगी या जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना को लेकर के भी तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है? निश्चित तौर पे देखिए, वो कोरोना का तो है ही है कि राज्य में टीके भी लगभग खत्म हो चुकी हैं, ऑक्सीजन कई जिलों में खत्म हो चुके हैं, तो वो भी मुद्दे कोरोना में कि कैसे स्थिति को निपटे के लिए लोगों के साथ संपर्क बनाए रखे, लोगों से अपील की जाए कि बिल्कुल। तमाम सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगतार सिंह। जिस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और आज ये बैठक बुलाई गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।